हमारी ये कहानी बेलापुर गांव के पास बसा मरघट गांव की है। एक दिन बेलापुर में रानू दादी माँ सो रही थी। उनकी दोनों बच्चियां हॉस्टल से आ गई थी अपनी दादी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए। दादी माँ उन्हें देख के बहुत खुश हो जाती हैं। आंखों में आंसू भरे कहती हैं, अरे मेरी बच्चियों, तुम्हें देखे बिना मेरी आंखें तरस गई थी। कैसी हो तुम लोग? तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता और तुम लोग भी पढ़ाई करने के लिए शहर को चली गई। ना जाने मेरी बुढ़ापा कैसे कटेगी। दोनों बच्चियाँ उनसे कहती हैं, दादी माँ अब हमें आप अपनी वाली कहानी सुनाइए। हमारा मन बिल्कुल वहाँ आपके बिना नहीं लगता है, पर पिताजी ने हमें वहाँ शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। उनकी दादी माँ उनसे कहती हैं, बच्चों तुमने मुझे बताया भी नहीं, चलो तुम लोग खाना खा लो। दादी माँ से वो लोग खाना खाने से मना करती हैं। वो लोग कहती हैं कि वो लोग रास्ते में खा के आई हैं। वो लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर बैठ जाती और कहती, दादी माँ अपनी एक कोई भूतिया कहानी हमें सुना दीजिए। एक दिन हमारे पास के गांव में ऐसी घटना घटी कि लोग उसे आज तक भी भूल नहीं पाए हैं। हमारे पास एक गांव है मरघट। मरघट गांव का नाम सुन के ही लोगों का रूह कांप उठता है। वहां जाने से लोग आज भी डरते हैं। एक दिन बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। उसी बारिश में रमा अपनी छोटी सी बेटी सुंदरी के साथ शहर से काम करके लौट रही थी। रास्ते में उसे एक जंगल के पास झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस रात वहीं डेरा डालने की सोच लेती है। वो लोग गरीब थे, उन्हें कहीं भी अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए, उस दिन के लिए वो उन्हीं का घर हो जाया करता था, क्योंकि उनके पास ना कोई अपना घर था, ना ही कोई ज़मीन थी जिस पे वो लोग अपनी घर बना सकें। इतने वो लोग गरीब थे कि अपना गुजर बसर कैसे भी किया करते थे। इधर सुंदरी अपनी माँ से जिद करने लगती है, माँ मुझे भूख लगी है, हम लोग जो शहर से ख़रीद के लाए हैं सामान, क्यों ना हम उसके लिए कुछ खाना बना के तैयारी करें। उसकी माँ रमा उससे कहती, अच्छा ठीक है हम लोग बनाते हैं। बारिश के पास वो लोग बैठती और घर में से कुछ सामान इकट्ठे करके लाती, अपना खाना बनाना शुरू कर देती। जब तक रमा खाना बनाती तब तक सुंदरी लगातार किसी से इशारे में बात कर रही होती है, पर रमा को समझ नहीं आता कि वो किससे बातें कर रही है। थोड़ी देर तो रमा उसे नज़रअंदाज कर देती है, पर सुंदरी का यह हरकत बढ़ते ही जा रहा था। सुंदरी को एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था और उसकी माँ रमा को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुंदरी उस बच्चे को खाना भी खिलाने लगती। अपने से पहले निवाले वो उसके मुंह में डाले जा रही थी और रमा उस पर गौर कर रही थी कि वो निवाले ख़त्म भी हो रहे थे। सुंदरी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। रमा घबरा जाती और झट से अपना सामान बांधती। सुंदरी से कहती घबराए हुए आवाज़ में, बेटा अब हमें घर चलना चाहिए, हमें अब कोई नया घर ढूंढना चाहिए। उसकी बेटी कहती, माँ वैसे भी तो हमारा कोई घर नहीं है, क्यों ना हम लोग इसी के पास आके हमेशा रहें। उसकी माँ देखती तो उसे कोई नहीं दिखाई देता और पूछती कि कौन है यहाँ। माँ देखो ये है, छोटू है हमारे पास। और देखते ही देखते उसकी बेटी गायब होके और उसके वहाँ से चली जाती। रमा उसे डांट लगाती और कहती, देखो बेटा मजाक मत करो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और तेरी माँ पूरे दिन काम करके थक चुकी है, तुझे कहाँ ढूंढूंगी मैं, जल्दी आ जा मेरे सामने। अब शैतानी मत कर बेटा, अब बहुत थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, तुझे ये घर पसंद था ना, हम लोग यहीं आज रुक जाएंगे। आज नहीं, तेरी खुशी के लिए हम लोग हर रोज़ यहाँ आ जाया करेंगे, ठीक है। अब चलो माँ के सामने आओ। उसकी बेटी कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ देखते ही देखते एक पिशाचनी चुड़ैल सामने आ जाती है। हंसते हुए रमा से कहती, आपकी बेटी अब मेरी बेटी हो गई, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तो तुम कैसे कैसे करके खाना इकट्ठा किया करती हो। ये सब सुन रमा घबरा जाती और ज़ोर ज़ोर से अपनी बेटी के लिए रोने लगती। इतना कह पिशाचनी गायब हो जाती। रमा उस रोज़
सुबह होते ही रोते हुए गांव के सरपंच के पास जाती और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके रात की घटी घटना के बारे में बताती। गांव वाले रमा के साथ आते। उस झोपड़ी के पास वो लोग सुंदरी को आवाज़ देते और उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते, पर सुंदरी उन्हें कहीं नहीं दिखाई देती। तभी उस झोपड़ी में से आवाज़ आती, तुम लोग मेरे बेटे छोटू को लौटा दो, फिर मैं तुम्हारी सुंदरी को लौटा दूंगी। आज तो मेरे पास सिर्फ ये प्यारी सुंदरी आई है, क्योंकि इसे मेरे बेटे ने पसंद कर लिया है। इसने मेरे बेटे को खुश कर दिया और मैं वही करूंगी जिसमें मेरे बेटे की खुशी है। आज ये सुंदरी, कल तुम सबकी बेटियों को मैं अपने आस पास ले आके रख लूँगी और सब मेरी शिकार होंगी। सुंदरी की माँ से वो कहती कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सुंदरी को मैं खुशी खुशी रखूँगी। उसकी माँ आगे हुए आती और कहती, देखो आप जो भी हो, मेरी बेटी को वापस कर दो। मेरे पति भी नहीं है और मेरे बेटा भी नहीं है, उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है एक एक्सीडेंट में। मेरे पास बस मेरी सुंदरी ही बची है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और गिड़गिड़ाती हूँ, आप जो भी हो मेरे पास लौटा दो मेरी बेटी को। अंदर से आवाज़ आता, देखो तुम वापस चली जाओ, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ गया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लगातार रमा रोते रह जाती और उनसे गुहार लगाती, मेरी बच्ची को भेज दो। तभी अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती और सुंदरी कहती, माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मेरी माँ। तब तक रमा इधर से कहती, बेटा तुम मत घबरा, मैं तुम्हें बचाऊंगी। वो चुड़ैल कहती, ये जो गांव वालों को तुम लेकर आई हो, इनसे पूछो कि इन्होंने कुछ साल पहले मेरे और मेरे बेटे के साथ क्या किया था। गांव वालों को झट से याद आ जाता कि उन्होंने अपनी गांव की नई बहू को कैसे जला के मार दिया था। ये कहानी सुमित्रा की है। सुमित्रा शहरी लड़की थी और वो गांव के माहौल में ढल नहीं पा रही थी। अपने बच्चे के साथ वो खुशी खुशी रह रही थी। तभी ये गांव वाले देख नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये शहर के होके इतनी खुशी खुशी कैसे झोपड़ी में रह ले रही है। एक दिन उन लोगों ने इस झोपड़ी में ही आग लगा दी थी और सुमित्रा और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। जब भी बारिश की कहर आती, सुमित्रा और उसके बच्चे को ठंडक मिलती और वहाँ से किसी को वो गुजरने नहीं देते थे। जब रात को बारिश शुरू हो जाती है फिर से, तो सुमित्रा को दया आ जाती सुंदरी की माँ पर और उसे समझ में आ जाता कि जैसे मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ, वैसे ही सुंदरी की माँ भी तड़प रही होगी। वो सुंदरी को वापस कर देती। बाकी गांव वालों को कभी वो नहीं छोड़ती, इसलिए लोग वहाँ नहीं जाते। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लें।